जोहार। आज फिर मैं उपस्थित हूँ दिनेश दिनमणि एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में खोरठा गद्य पद्य संग्रह, जो खोरठा की महत्वपूर्ण किताब है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल है, उसके गद्य भाग के अंतर्गत कहानियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम मांझो कहानी, पहली कहानी है इस किताब की, मांझो। इस कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी के लेखक हैं भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर साहू पतरातू के सांकुल बस्ती के रहने वाले हैं। पतरातू यानी रामगढ़ जिले के सांकुल बस्ती के। ये PTPS कॉलेज के प्रोफेसर हैं खोरठा के, और खोरठा के बहुत ही जाने माने कहानीकार और कवि हैं। तो इनकी रचना है मांझो, बहुत ही भावपूर्ण रचना, बहुत ही मार्मिक रचना। तो इस कहानी के बारे में आप लोगों को जिज्ञासा होगी, चूँकि ये किताब जो है गद्य पद्य संग्रह बहुतों के पास नहीं होगी। जिनके पास होगी वे पढ़ लिए होंगे, पढ़ने के बाद भी बहुत सी बातें हो सकता है समझ में नहीं आई हों। तो आज क्लियर करते हुए कहानी के पूरे थीम को मैं बताऊंगा और उससे संबंधित क्या सवाल बन सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, मांझो कहानी का क्या मूल थीम है, उसका कथ्य क्या है, कथानक क्या है, विषय वस्तु क्या है। मांझो कहानी एक आदर्शवादी युवक की कहानी है और एक घटना प्रधान कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि मांझो नाम की एक लड़की की शादी तय होती है विनोद नाम के लड़के से। मांझो एक गरीब घर की लड़की है, बहुत ही सुशील, बहुत ही समझदार और हुनरमंद लड़की है। देखने में नयन नक्श बढ़िया है। तो विनोद ने पसंद किया था उसे, क्योंकि विनोद के पिताजी एक दहेज लालची व्यक्ति हैं, गणपति नाम है उसका। तो वे चाहते थे अपने बेटे की शादी जहाँ ज़्यादा दहेज मिले वहाँ तय करें। तो उन्होंने अपनी मर्जी और अपने इरादे के अनुसार गिरिडीह के एक घर में एक लड़की से शादी तय की थी। लड़की बहुत सूटेबल नहीं थी विनोद के अनुसार। विनोद गोरे रंग का था और लड़की विनोद से भी बड़ी उम्र की थी। तो विनोद ने शादी से इनकार कर दिया था। तो चूंकि शादी देना मजबूरी थी, विनोद के घर में विनोद की मां के अलावे काम करने वाला कोई नहीं रह गया था। विनोद की बहनें जब थीं तो वे काम संभाल देते थी, घर गृहस्थी का काम। लेकिन अब उनकी शादी हो गई, विनोद की बहनों की अपने अपने ससुराल चली गई। तो ऐसी स्थिति में माँ के द्वारा सारी गृहस्थी को संभालना मुश्किल हो रहा था। माँ बीमार थी। तो फिर विनोद के पिताजी को विनोद की मर्जी के अनुसार विनोद जहाँ पसंद किया था दीदी और जीजाजी के बताई गई लड़की के साथ शादी के लिए, तो वह उसी लड़की से शादी तय करने के लिए मजबूर हो जाता है विनोद का पिताजी गणपति। तो विनोद ने मांझो को रजरप्पा के मेले में देखा था। बावड़ी मेला के समय विनोद दीदी और जीजाजी के कहने पर उस लड़की को देखने गया था। मेला में देखा था और वहीं पसंद किया था। लड़की को भी यानी मांझो को भी विनोद पसंद आ गया था। विनोद गोरा नारा लड़का, 21 साल का नौजवान था, पढ़ा लिखा, BA तक पढ़ा था। तो पसंद आ गया था, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए थे। शादी सेट हो गई। शादी का लगन होना था। लगन के 3 दिन पहले एक घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है। मांझो घर में ढेंकी से चावल बना रही थी। भाभी उसकी चावल कूट रही थी, यानी चोट दे रही थी ढेंकी में, और मांझो उकसा रही थी। तो हाथ डालकर उकसाना होता है। तो इसी क्रम में चुहलबाजी होती होगी। शादी का समय था भाभी और ननद में। तो चोट इस तरह असंतुलित रूप से पड़ी और मांझो की उंगलियां जिस समय काड़ी में थी उस समय चोट पड़ गई और हाथ उसका कट गया, उंगलियां कट गई, काड़ी में रह गई।
अब मांझो की उंगलियां कट गई, अब वो तो लहूलुहान हो गई। रात भर उसको नींद नहीं, वो तो एक तो दर्द के मारे, दूसरे आने वाले भविष्य के मारे जो दुश्चिंता हो गई थी कि अब मुझसे कौन शादी करेगा। उसका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। जब खबर पहुंच गई विनोद के गांव में कि इस तरह की घटना घट गई है, तो विनोद के घर में कोहराम मच गया। पिताजी को तो मौका मिल गया, बोला कि अब उस लड़की से कैसे शादी होगी। वो तो चाह ही रहा था कि उसकी मर्जी से जहाँ ज़्यादा दहेज मिले वहाँ शादी दे विनोद की, अकेले बेटा था। अब ये बहाना मिल गया, मौका मिल गया उसको। उसने कहा नहीं, उस ठूठी लड़की से, लूली लड़की से शादी देंगे विनोद की, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या अच्छी लड़कियों का अकाल पड़ गया? अब नहीं हो सकता, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। विनोद को मजबूर कर दिया जाता है। विनोद बड़ा पेशो पेश में पड़ जाता है, उलझन में पड़ जाता है कि क्या किया जाए, कैसे, अब मैं क्या करूं। बहुत चिंतामग्न हो गया, फिक्र में पड़ गया। आखिरकार उसने पिताजी को कुछ नहीं कहा। गांव घर के अगल बगल के लोगों ने भी पिताजी को उसका कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी अब कैसे होगी उसके साथ, लड़की अब नकारा हो गई, किस काम की लड़की, अब हाथ उंगली ही कट गई तो कौन सा काम संभाल देगी वो घर में। इस तरह करके बहकाया लोगों ने। अब उलझन में पड़ा विनोद, आखिर पिताजी को कहा ठीक है मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी और दूसरी जगह भी शादी नहीं करूँगा, पढ़ने के लिए रांची जाऊँगा, मैं आगे की पढ़ाई करूँगा, नौकरी की तलाश करूँगा, मुझे पैसा दो, मैं रांची जा रहा हूँ। तो विनोद के पिताजी ने कहा ठीक है, ये ठीक है, जाओ तुम पढ़ाई करो आगे, लेकिन उस लड़की से शादी नहीं होगी अब तुम्हारी। अब वो रांची जाने के लिए बस पर सवार हुआ। रास्ते भर वो चिंता करते रहा। वो दृश्य उसके सामने घूमने लगा जो कि रजरप्पा के मेला में मांझो को किस तरह देखा था, किस तरह मांझो दुकान दुकान अपनी ज़रूरत की चीज़ें, मनिहारी चीज़ें, श्रृंगार की चीज़ें खरीद रही थी फुदकती हुई। वो दृश्य उसके नज़रों के आगे घूमने लगा, जहन में घूमने लगा। अब वो खोया हुआ था उसी ख्याल में। अचानक जब ब्रेक लगी तो नींद उसका तंद्रा टूटी, और फिर वो जब रांची पहुंचा बस से उतरा और सीधे चला गया राजेंद्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, उस समय यही नाम था जो आज रिम्स नाम है। वहाँ भर्ती थी मांझो। जिस बेड में, जिस वार्ड में एडमिट थी वहाँ चला गया। जाके मांझो के पास पहुंचकर पुकारा। मांझो आँख सूजी हुई थी, आँखें रोकर, और उसके हाथ में बैंडेज पट्टी बंधा हुआ था। बगल में उसकी माँ भी खड़ी थी। इसने आवाज़ लगाई मांझो ऐसा कहकर, तो वो तो सकपका गई, कौन है, एक बार की आवाज़ पहचान नहीं पाई। आवाज़ तो बहुत ज़्यादा सुनी भी नहीं थी उसकी। तो देखा सामने विनोद, तो पहचान ली। थोड़ी देर में पहचानने के बाद वो अपने हाथ को छुपाने लगी उस चादर में। जब हाथ छुपाने लगी तो विनोद बैठ गया उसके बेड में और हाथ को पकड़कर चूम लिया और कहा तुम बहुत रो चुकी, और रोने की ज़रूरत नहीं। आंखें जब झरझर बहने लगी तब विनोद ने कहा अब रोने की ज़रूरत नहीं, बहुत रो चुकी हो। तुम यही ना सोच रही हो कि तुमसे कौन शादी करेगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे शादी करने से मुझे रोक नहीं सकती है, मेरे माँ पिताजी भी नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। ये कहकर वो कुछ देर में के बाद निकल गया वहाँ से, और डॉक्टर वगैरह से बात करके तदबीर किया और उस समस्या का निदान निकाला। आखिर उसकी ज़िंदगी संवर गई, वो उसे अपना लिया। कहानी यही है मांझो की। तो ये भावपूर्ण मार्मिक जो कहानी है, इस कहानी के लेखक हैं भुवनेश्वर साहू, और इस कहानी का मुख्य पात्र मांझो है, क्योंकि मांझो पर ही केंद्रित है कहानी। और दूसरा मुख्य पात्र है विनोद, और गौण पात्र है उसका पिताजी यानी गणपति।
यही 3 मुख्य पात्र हैं इसमें। बाकी जो माँ का भी जिक्र आया है लेकिन वो सामने कभी आती नहीं है, सिर्फ जिक्र होता है उसका, वो कभी कोई संवाद बोलती नहीं है। तो 3 ही पात्र इस कहानी में हैं। कहानी में क्लाइमैक्स उस जगह पर है जब विनोद घर से निकलता है पिताजी के कहने पर कि शादी नहीं होगी। पिताजी जब कह देता है गणपति, तो वो जब निकलता है कि ठीक है मैं शादी नहीं करूँगा, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तब यहाँ पर क्लाइमैक्स शुरू होता है कि आखिर क्या होगा मांझो का। आखिर में वहाँ जब हॉस्पिटल जाता है तो वो चरम पर पहुँच जाता है, जिज्ञासा पहुँच जाती है। वहीं क्लाइमैक्स टूटता है, ख़त्म होता है आखिर में जब वो अपना लेता है, उसे कह देता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है तुमसे शादी करने। तो ये कहानी है। इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं इसको अब हम जानेंगे। तो इसके पात्रों से संबंधित सवाल बन सकते हैं, लेखक से संबंधित सवाल तो बनता ही है कि मांझो कहानी के लेखक के लागत, ये सवाल तो सामान्य सवाल है, इसको तो याद रखना ही है। इसके पात्रों से संबंधित भी कहानी पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसका मुख्य पात्र, इस कहानी मांझो कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो मांझो कहानी का मुख्य पात्र मांझो है। दूसरा मुख्य पात्र है विनोद। तो यही 2 मुख्य पात्र हैं इस कहानी में। पूरी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। बाकी जो गौण पात्र हैं, जीजाजी, दीदी, माँ, गणपति, विनोद के पिताजी, और फिर इधर मांझो की माँ, ये गौण पात्र हैं। तो मुख्य पात्र मांझो और प्रधान पात्र मांझो और दूसरे ये विनोद। तो पात्रों से संबंधित सवाल का जवाब इस तरह होगा, मुख्य पात्र मांझो। अब इस कहानी में विनोद का चरित्र कैसा है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मांझो कहानी में विनोद कैसन युवक लागे, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आदर्शवादी, आदर्श दिखाया उसने। एक लुल्ली लड़की जिससे शादी भी नहीं हुई थी उसने अपना लिया, अपने कर्तव्य को दिखाया है, कर्तव्य परायण लड़का है। तो आदर्शवादी जो होता है वो कर्तव्य परायण होता है। तो आदर्शवादी मुख्य रूप से कहा जा सकता है, कर्तव्य परायण भी कहा जा सकता है। तो इस तरह विनोद के चरित्र को एक शब्द में अगर देखें तो आदर्शवादी युवक है। दूसरा, इसमें मांझो के पिताजी का जिक्र नहीं है कहीं पर। तो अगर सवाल पूछा जाए कि मांझो के पिताजी के नाम की रहे, तो अगर सवाल में इस तरह उलझा दिया जाए कि कुछ नाम दे दिया जाए गणपति, लेकिन और दे दिया जाए अंत में पिताजी के उल्लेख न है, तो वही जवाब सही होगा। पिताजी का उल्लेख नहीं है मांझो के पिताजी का। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये CGL की परीक्षा में इस तरह के थोड़ा अंदर से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें साहित्य को फोकस किया गया है, व्याकरण का पाठ्यक्रम में कहीं समावेश नहीं है, तो इसलिए साहित्य पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। व्याकरण से हालांकि सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भाषा है तो व्याकरण होगा ही, अंडरस्टूड है। व्याकरण को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है, उसे भी लेकर चलना है, लेकिन हमें फोकस करना है साहित्य की किताबों पर। आज हम मांझो कहानी से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।